नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह मैं एक जगह पर गया हुआ था जिसका नाम सालेपुर है और हमारे घर से ये लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहाँ पर बढ़िया दही बड़ा मिलता है, तो मैंने एक प्लेट दबा के खाया था, लेकिन तभी मेरी नज़र इस चीज़ पर पड़ी थी। तो उसके बाद मुझे किस चीज़ की याद आया होगा, आप सबको पता चल गया होगा और अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे जलील होने का अगर कोई इंटरनेशनल पास किसी ने ले रखा होगा तो वो, चलो नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। और इससे पहले भी इनको इंटरनेशनल लेवल में कई बार ऐसे एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा था, जिसमें एयरपोर्ट में इनकी देश की पीएम को नंगा कर दिया गया था, क्योंकि पूरी दुनिया भर के लोगों को पता चल चुका है कि सुअर लोगों को कहां पर फार्मिंग की जाती है और दुनिया भर के जितने भी टॉप रेटेड सुअर हैं वो कहां पर पाए जाते हैं। और इसी वजह से इनको FATF की तरफ से ब्लैक लिस्ट में भी ऐड करने की कोशिश किया जा रहा है। पर जैसे कि सुअर लोगों को कीचड़ ज़्यादा पसंद है, तो ये अभी ग्रे लिस्ट में रहकर भी बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। अभी एक बार फिर से US की तरफ से पाकिस्तान को एक झटका दिया गया। अभी हाल ही में ही पाकिस्तान की तरफ से US के लिए अपने नए एम्बेसडर को अपॉइंट किया जा रहा था, जिनका नाम मसूद खान है। और इनको आप लोग पहले से ही जानते होंगे क्योंकि ये भारत को लेके उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते रहते हैं। और जैसे कि इनको US के लिए पाकिस्तान की तरफ से एम्बेसडर चुनने की कोशिश किया गया था, तो उसके तुरंत बाद ही US कांग्रेस की तरफ से एक मेंबर थे जिनका नाम स्कॉट पेरी था, तो उनकी तरफ से इनका विरोध किया गया था। और उनका ये क्लेम था कि मसूद खान को US के लिए पाकिस्तान अपना एम्बेसडर घोषित नहीं कर सकता या फिर अपॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि US को ऐसा लगता है कि मसूद खान टेरर एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि मसूद खान जो है वो सुअर फार्मिंग के साथ जुड़े हुए हैं। और पिछली बार इसने बुरहान वानी को भी सपोर्ट किया था, जिस वजह से US को भरोसा है कि मसूद खान सुअरों के साथ जुड़ा हुआ है और US कभी भी किसी जिहादी को अपने यहाँ पर एम्बेसडर के तौर पर रखना नहीं चाहता है। और ये शायद इंटरनेशनल लेवल में पहली बार हुआ है जहाँ पर किसी देश की तरफ से किसी और देश के लिए अपॉइंट किए जाने वाले एम्बेसडर को आतंकवादी लिंक होने की वजह से सामने वाले देश की तरफ से रिजेक्ट किया जा रहा है। और ऐसे अपडेट आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही सुनने को मिलने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। पिछले महीने एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें यह बताया गया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी गोवा की शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से राफेल M की टेस्टिंग किया जा रहा था। और नेवी अभी कम से कम 26 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने की प्लानिंग कर रही है, जिनको या तो माइनस विक्रांत में या विक्रमादित्य में ऑपरेट करने वाले हैं। अब इस दौरान नेवी की तरफ से राफेल को लगभग 10-15 दिनों तक टेस्ट किया गया था, जिसमें राफेल M को इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ टेस्ट किया गया था। और ये भी बताया गया कि अगर इस टेस्ट के दौरान लेगे डाटा इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट में फिट होता है तो आगे चल के राफेल M को INS विक्रमादित्य में टेस्ट किया जाएगा, जिसमें इसको हैंगर में लिया जाएगा, हैंगर से लिफ्ट के जरिए डेक पर लाया जाएगा और हैंगर में मौजूद रहते समय इसके इंजन को चेंज किया जाएगा। और ऐसे कई सारे टेस्ट है जिसको INS विक्रमादित्य पर लेकर राफेल M के साथ की जाएगी। अब इसके लिए अभी भारत की तरफ से बोइंग के पास भी एक लेटर को भेजा गया था, जिसमें बोइंग की तरफ से अपनी F-18 को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा। अब पहले भी बोइंग की तरफ से अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट को इंडियन नेवी की कैरियर से ऑपरेट करने के लिए मॉडिफाई किया जा चुका है और इसकी एक वीडियो को भी रिलीज किया गया था, जिसमें इसको स्की जंप रैम्प से टेक ऑफ करते हुए दिखा गया था। पर अभी तक ऑफिशियली इसको टेस्ट नहीं किया गया, यानी कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी तक ऑफिशियली बोइंग की F-18 को टेस्ट नहीं किया गया। अभी जिन 26 फाइटर जेट को यहाँ पे खरीदने का फैसला किया गया, इसमें से 18 जो होने वाला है वो सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाला है और बाकी ट्विन सीटर वेरिएंट होने वाला है। अभी इसको लेके US की तरफ से बताया जा रहा है कि F-18 सुपर हॉर्नेट को बोइंग की तरफ से पहले से ही इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया गया है, जो कि इंडियन नेवी की हर एक टेक्निकल पैरामीटर को क्लियर कर सकता है। अब बोइंग का यह भी कहना है कि बाकी किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले F-18 भारत को बेहतर मूवमेंट को प्रोवाइड करने वाला है, यानी कि इसको इजीली भारत चाहे तो डेक से हैंगर में ले जा सकता है, फिर हैंगर से डेक पर ला सकता है। लेकिन राफेल M को लेके थोड़े दिक्कत आने वाले हैं, क्योंकि राफेल की जो विंग्स है वो फोल्डेबल नहीं है और फिलहाल फ्रांस की तरफ से अभी राफेल की विंग्स को डिटैच करके लिफ्ट में ऊपर नीचे ले जाने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि
थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। इससे बेहतर अगर डसॉल्ट राफेल में फोल्डेबल विंग्स को ऑफर करेगा तो एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, वरना हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में कुछ मेजर रिफिट भी करने पड़ सकते हैं जो कि कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, और ये अभी राफेल एम को सिलेक्ट करने के पीछे एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे F-18 के साथ भी जाते हैं तो अगेन हमें इसकी कंप्लीट वेपन पैकेज को या फिर सर्विस सिस्टम को खरीदना पड़ेगा, जो कि कुछ हद तक हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से हमारे पास थोड़े बहुत प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं जिनको अभी सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाए, और इनमें से जो सुइटेबल रहेगा उसको आगे चल के खरीदने का फैसला किया जाएगा। और ये जो डील होने वाली है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने की बात की गई है। अगला अपडेट J-20 को लेके है। अब J-20 को लेके पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे अपडेट सामने आ चुके हैं, और असल में J-20 आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के लिए एक थ्रेट को क्रिएट करने वाला है, क्योंकि अभी चाइना के पास 150 से ज़्यादा J-20 होने की बात की गई है, और अभी J-20 में चाइना कुछ सीरियस अपग्रेड्स करने की भी बात कर रहा है, जिसमें सबसे पहले जो अपग्रेड होने वाला है वो J-20 की इंजन में होने वाला है। अभी तक J-20 में रशियन ओरिजिन L-31 इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी चाइना की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी अपनी WS-10 सीरीज के इंजन को तैयार कर लिया है, जो कि बेहतर पावर को प्रोवाइड करने वाला है। अब ये J-20 के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था कि ये साइज में काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट था, लेकिन इसके जो इंजन थे इसको सफिशिएंट मात्रा में पावर को प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जिस वजह से ये काफ़ी हद तक खुद को अंडर पावर फील कर रहा था। अब अंडर पावर होने की वजह से ये फुल वेपन लोडआउट के साथ तिब्बत जैसे रीजन में ऑपरेट नहीं कर सकता था, और लो थ्रस्ट टू वेट रेशियो होने की वजह से किसी भी डॉग फाइट जैसे सिचुएशन में इसकी सर्वाइविलिटी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। साथ ही सुपर क्रूज भी नहीं कर सकता था, जो कि लगभग हर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की एक निशानी होती है, और इससे बिना आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए सुपरसोनिक स्पीड में क्रूज कर सकते हैं। इसके अलावा J-20 में एक और बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये भी था कि भले ही J-20 में चाइना की तरफ से एक पावरफुल रडार को इंस्टॉल करने का दावा किया जाता है, जिसमें 1500 से ज़्यादा TR मॉडल होने की बात की गई है, लेकिन जैसे कि J-20 के इंजन इसको सफिशिएंट पावर को जनरेट करके नहीं दे रहे थे, तो इससे J-20 के रडार की रेंज और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक लिमिटेड होता होगा। लेकिन अभी अगर चाइनीज क्लेम के मुताबिक उनकी WS-10 सीरीज की इंजन J-20 को सफिशिएंट पावर को डिलीवर कर पाता है, तो ये J-20 को अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करने की काबिलियत दे सकता है, जिससे ये पहले के मुकाबले और ज़्यादा वेपन और फ्यूल के साथ तिब्बत जैसे रीजन में टेक ऑफ कर पाएगा, और इसकी जो रडार है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, और ये दोनों ही सूरत में भारत के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसके अलावा अभी वो J-20 में AI सिस्टम और ड्रोन्स को भी ऑपरेट करने की काबिलियत डालने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल के लिए इसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है। लेकिन अभी अगर चाइनीज क्लेम सच होता है तो ये भारत के लिए आगे चल के सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले हैं। अगला अपडेट चाइना और ताइवान को लेके। आप सब शुरू से ही सुनते आ रहे होंगे कि चाइना की तरफ से बार बार ताइवान के एयरस्पेस में या फिर उसकी वाटर में घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है, और शिप्स और एयरक्राफ्ट वगैरह भेजा जाता है, और इसी बात को लेके चाइना को ताइवान की तरफ से कई बार वार्निंग भी दिया गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा चाइना काफ़ी फ्रीक्वेंटली ताइवान के एयरस्पेस में घुसपैठ करने के लिए अपने फाइटर जेट को, रिकॉनेंस एयरक्राफ्ट को या बॉम्बर एयरक्राफ्ट की पैक को भेज रहा है, जिससे साफ होता है कि चाइना शायद ताइवान की एयरफोर्स के रिस्पांस टाइम को यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहा है कि अगर फ्यूचर में कभी ताइवान पर असल में हमला करना पड़ा तो चाइनीज फाइटर को कितना टाइम मिलने वाला है। इसी बीच अभी चाइनीज मीडिया में खबर जोर शोर से फैला जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि चाइना अभी 2027 तक फोर्सफुली ताइवान पर कब्जा करने वाला है, और ये स्टेटमेंट अभी शी जिनपिंग की टॉप एडवाइजर की तरफ से दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि चाइना का एक प्री प्लान स्ट्रक्चर है जिसको चाइना इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और 2027 में चाइना ताइवान को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने वाला है, जिसके बाद चाइना की नज़र में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख होने वाली। अब यहाँ पर ताइवान पर चाइना अगर हमला करता है तो ताइवान अकेले चाइना को नहीं रोक सकता है, और इसके लिए जापान और यूएस की तरफ से ताइवान को मदद किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ताइवान की मदद नहीं करते हैं तो भले ही ताइवान अभी कितने भी वेपन को खरीद ले, ये आगे चल के कभी भी चाइना की तरफ से किए गए किसी फुल स्केल की वार को जीत नहीं सकते। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।